क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप ब्रेड का कोई टुकड़ा खुले में छोड़कर उसे फेंकना भूल गए और फिर कुछ समय बाद उस पर हरे या नीले रंग के धब्बे पड़ गए? क्या आपने देखा है कि यीस्ट मिलाकर कुछ घंटों के लिए छोड़ देने के बाद ब्रेड कैसे फूल जाती है? क्या आपने मशरूम मंचूरियन खाया है? वास्तव में ये सभी फंजाई यानी कवक के उदाहरण हैं। कवक यूकैरियोटिक गैर प्रकाश संश्लेषी मृत जीवी या सेप्रोफाइट जीव होते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने भोजन के लिए मृत या सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। किसी भी अन्य जीव की तरह कवकों को भी अलग अलग टैक्सा में वर्गीकृत करने के बाद उनका अध्ययन करना आसान होता है। कवकों का एक अलग जगत या किंगडम भी है, जिसे कवक जगत या फंजाई किंगडम कहा जाता है। कवकों को वर्गीकृत करने के लिए जीव विज्ञानी इनकी कुछ प्रमुख विशेषताओं का उपयोग करते हैं। जैसे इनकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि कवक लंबी ट्यूब जैसी तंतुमयी संरचनाओं से बने होते हैं, जिन्हें कवक तंतु या हाइफी कहा जाता है। ये कवक तंतु आपस में जुड़कर एक नेटवर्क या जाल बनाते हैं, जिसे कवक जाल या माइसीलियम कहा जाता है। ये कवक तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है संकोशिकी या सिनोसाइटिक, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार के कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं, निरंतर होते हैं। आप देख सकते हैं कि यह कवक तंतु सतत है, यानी इनमें बीच में कोई विराम नहीं है। दूसरा प्रकार है पटी या सेप्टेट कवक तंतु, यानी ये कवक तंतु क्रॉस वॉल्स से जुड़े होते हैं। इस चित्र में ये रेखाएं जो आप देख रहे हैं, ये क्रॉस वॉल्स हैं। सिनोसाइटिक कवक तंतु बहुकेंद्रीय होते हैं, यानी इनमें अनेक केंद्रक होते हैं, जबकि सेप्टेट कवक तंतु में प्रत्येक भाग में केवल एक केंद्रक होता है। कवक कायिक विधियों से तथा अलैंगिक और लैंगिक विधियों से जनन कर सकते हैं। अलैंगिक और लैंगिक जनन से बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो अंकुरित होकर नए कवक में बदल जाते हैं। ये बीजाणु विशिष्ट संरचनाओं के अंदर बनते हैं, जिन्हें फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। इस प्रकार कवक तंतु की संरचना, जनन की विधि और बनने वाले फलनकाय का प्रकार एवं संरचना कवक के वर्गीकरण का आधार होता है। इन विशेषताओं के आधार पर कवकों को चार प्रमुख फाइलम में वर्गीकृत किया गया है: फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटेरोमाइसीट्स। चलिए सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स को समझते हैं। फाइकोमाइसीट्स के कुछ उदाहरण म्यूकोर, एल्ब्यूगो और ब्रेड मोल्ड राइजोपस हैं। फाइकोमाइसीट्स में एक संकोशिकी या सिनोसाइटिक कवक जाल या माइसीलियम होता है, जिसका अर्थ है कि इनका माइसीलियम सतत होता है। ये मुख्य रूप से जलीय वातावरण में पाए जाते हैं और इनमें से कुछ सड़ती हुई लकड़ियों, नम स्थानों और मृदा में भी पाए जाते हैं, और कुछ अनिवार्य रूप से पादप परजीवी भी होते हैं। एल्ब्यूगो मूलतः एक पादप परजीवी है। फाइकोमाइसीट्स अलैंगिक और लैंगिक विधियों से जनन कर सकते हैं। फाइकोमाइसीट्स में अलैंगिक जनन चल बीजाणु या जू स्पोर्स अथवा अचल बीजाणु या एप्लानो स्पोर्स के द्वारा होता है। जू स्पोर्स गतिशील होते हैं, इनमें फ्लैजिलम या कशाब होता है जो इन्हें गति करने में मदद करता है। एप्लानो स्पोर गति नहीं कर सकते हैं। ये अलैंगिक बीजाणु स्पोरेंजियम या धानी नामक संरचनाओं में अंतरजातीय रूप से निर्मित होते हैं, यानी इनके अंदर बनते हैं। इस चित्र में ये बिंदु आप देख सकते हैं, ये बीजाणु हैं। लैंगिक जनन जाइगोस्पोर या युग्माणुओं के द्वारा होता है। ये जाइगोस्पोर्स कुछ इस तरह दिखते हैं। अब ये जाइगोस्पोर्स कैसे बनते हैं? तो जब दो संगत अगुणित कवक तंतु मिलते हैं, तब पहले कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म का संलयन होता है और फिर अंततः केंद्रकों का संलयन हो जाता है, जिससे द्विगुणित जाइगोस्पोर बनता है। इसके बाद इस द्विगुणित जाइगोस्पोर में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगला फाइलम एस्कोमाइसीट्स है, जिन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है। एस्कोमाइसीट्स में ऐसे बहुत सारे कवक आते हैं जो हमारे लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे पेनिसिलियम, जिससे हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं; मोरेल, जिसे दुनिया भर में कई हिस्सों में स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है; और यीस्ट, जिसका उपयोग बेकिंग में और शराब उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है।
ये सभी एस्कोमाइसीट्स के उदाहरण हैं। एस्कोमाइसीट्स में एक सेप्टेट माइसीलियम होता है, जिसका अर्थ है कि इनका माइसीलियम क्रॉस वॉल से जुड़ा होता है। एस्कोमाइसीट्स मुख्य रूप से अपघटक होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ परजीवी भी होते हैं, जैसे कैंडिडा जो मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है। यह एक परजीवी एस्कोमाइसीट है। एस्कोमाइसीट्स अलैंगिक बीजाणुओं कोनिडिया के निर्माण के माध्यम से अलैंगिक जनन कर सकते हैं। यह कोनिडिया कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ श्वेत रंग की ये मनके जैसी संरचनाएं कोनिडिया हैं, ये अलैंगिक बीजाणु हैं। ये कोनिडिया कोनिडियोफोर्स नामक संरचनाओं पर बहिर्जात रूप से निर्मित होते हैं। कोनिडियोफोर्स वास्तव में एक विशिष्ट प्रकार के माइसीलियम होते हैं, जिनकी टिप पर कोनिडिया बनते हैं। एस्कोमाइसीट्स में लैंगिक जनन एस्कोस्पोर्स या एस्कस बीजाणुओं के द्वारा होता है। ये एस्कोस्पोर्स एसाई नामक थैलीनुमा संरचनाओं में व्यवस्थित होते हैं। एसाई का एक वचन एस्कस होता है। यह एसाई कुछ इस तरह दिखते हैं। ये थैली या सैक के समान संरचनाएं होती हैं, जिनके भीतर एस्कोस्पोर्स व्यवस्थित होते हैं। यही कारण है कि एस्कोमाइसीट्स को सैक फंजाई भी कहा जाता है। अब ये एस्कोस्पोर्स और एसाई ये दोनों इस बड़ी संरचना के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिन्हें एस्कोकार्प कहा जाता है। यह पूरी संरचना एस्कोकार्प है और इनमें ये स्लेटी रंग की रेखाएं यहाँ एसाई हैं। इन एसाई के अंदर एस्कोस्पोर्स हैं। इस प्रकार एस्कोकार्प एस्कोमाइसीट्स के फलनकाय होते हैं, जिनसे बीजाणु चारों ओर फैलते हैं और अंकुरित होते हैं। अगला फाइलम बेसिडियोमाइसीट्स है। बेसिडियोमाइसीट्स के कुछ उदाहरण एगेरिकस जो एक प्रकार का मशरूम होता है, पफ बॉल और स्मर्ट है। एस्कोमाइसीट्स की तरह बेसिडियोमाइसीट्स में भी एक सेप्टेट माइसीलियम होता है। ये पादप परजीवी होते हैं। स्मर्ट और रस्ट पादप परजीवियों के उदाहरण हैं। इनमें से कुछ नम स्थानों जैसे मृदा और सड़ती हुई लकड़ियों में भी उगते हैं। बेसिडियोमाइसीट्स अलैंगिक जनन कर सकते हैं, लेकिन बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा ये जनन नहीं कर सकते। यही बात बेसिडियोमाइसीट्स को अद्वितीय बनाती है। बेसिडियोमाइसीट्स में अलैंगिक जनन खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन विधि से होता है। अब ये खंडन क्या है? मूलतः इसमें एक कवक तंतु कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और इनमें से प्रत्येक टुकड़ा एक नया कवक जाल बनाता है। इनमें लैंगिक जनन बेसिडियोस्पोर्स यानी बेसिडियम बीजाणुओं के द्वारा होता है। बेसिडियोस्पोर्स बेसिडिया नामक संरचनाओं पर बहिर्जात रूप से बनते हैं। बेसिडियोस्पोर्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस चित्र को देखिए। यहाँ इस पूरी संरचना को बेसिडियोकार्प कहा जाता है, जिसके भीतर ये उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें बेसिडिया कहा जाता है। बेसिडिया का एक वचन बेसिडियम होता है। इन्हीं बेसिडियम पर बहिर्जात रूप से 4 अगुणित बेसिडियोस्पोर बनते हैं। इस प्रकार यह बड़ी संरचना बेसिडियोकार्प है और बेसिडियोकार्प के भीतर ये उंगली जैसी संरचनाएं बेसिडिया हैं और बेसिडिया के बाहर ये बेसिडियोस्पोर बहिर्जात रूप से बनते हैं। हम कह सकते हैं कि यह बेसिडियोकार्प बेसिडियोमाइसीट्स का फलनकाय या फ्रूटिंग बॉडी होता है, ठीक वैसे ही जैसे एस्कोकार्प एस्कोमाइसीट्स का फलनकाय होता है। कवक जगत का अंतिम फाइलम ड्यूटेरोमाइसीट्स है, जिसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। लेकिन इन्हें अपूर्ण कवक क्यों कहा जाता है, इसे हम अभी समझेंगे। ड्यूटेरोमाइसीट्स के कुछ उदाहरण ऑल्टनेरिया और सीलोमाइसीट्स हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स में एक सेप्टेट माइसीलियम होता है। ड्यूटेरोमाइसीट्स कूड़े कचरे में उगते हुए देखे जा सकते हैं और इनमें से कुछ परजीवी भी होते हैं। ड्यूटेरोमाइसीट्स शब्द का उपयोग आमतौर पर उन कवकों के लिए किया जाता है जो किसी अन्य समूह में फिट नहीं बैठते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केवल अलैंगिक या कायिक विधियों से जनन करते हैं। इनमें कोई लैंगिक जनन संरचना नहीं होती है। कायिक रूप से ड्यूटेरोमाइसीट्स खंडन और मुकुलन या बडिंग के द्वारा जनन करते हैं। अलैंगिक रूप से ये कोनिडियोस्पोर्स के द्वारा जनन करते हैं। वास्तव में ड्यूटेरोमाइसीट्स कवक जगत का थोड़ा अपरिभाषित क्षेत्र है। पहले कवक की कुछ ऐसी प्रजातियां खोजी गईं जिनमें लैंगिक संरचना उनकी अलैंगिक संरचना से मॉर्फोलॉजिकली काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इनमें से लैंगिक संरचनाओं वाले कवकों को
एस्कोमाइसीट्स जैसे फाइलम के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया। लेकिन अलैंगिक संरचना वाले कवकों को ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि यह सोचा गया कि इन कवकों में कोई भी लैंगिक संरचना नहीं है। लेकिन बाद में शोध और प्रमाणों से यह पता चला कि ये लैंगिक और अलैंगिक संरचनाएं दोनों एक ही प्रजाति की हैं। इसलिए पहले जो वर्गीकरण किया गया था, जिसमें अलैंगिक संरचना वाले कवकों को यहाँ वर्गीकृत किया गया था, उन्हें लैंगिक संरचना के साथ एक उच्च फाइलम में रख दिया गया। यह अपरिभाषित क्षेत्र इस बात को रेखांकित करता है कि वर्गीकरण कोई कठोर संरचना नहीं है, इसमें सुधार की संभावना हमेशा रहती है। जब वैज्ञानिकों को नए प्रमाण मिलते हैं, तब उन्हें उस टैक्सॉन पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है जिसमें किसी जीव को वर्गीकृत किया गया है। ध्यान रखें कि ये प्रमाण विश्वसनीय होने चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक जीवों को बिना सोचे समझे किसी एक वर्ग से दूसरे वर्ग में नहीं रख सकते। वास्तव में कई पुराने फाइला जिनका उपयोग कवकों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था, अब अप्रचलित हो गए हैं और उनकी जगह नए फाइला ने ले ली है।